हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम सीएसआई नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल ए डाइफ्रैक्ट्स फ्रॉम 111 एंड 200 प्लेन्स बट नॉट फ्रॉम 110 प्लेन, व्हाइल द क्रिस्टल बी डाइफ्रैक्ट्स फ्रॉम 110 एंड 200 प्लेन्स बट नॉट फ्रॉम द 111 प्लेन। फ्रॉम द अबव वी मे कंक्लूड कि ए के पास एफसीसी लैटिस है और बी का बीसीसी लैटिस है, या ए का बीसीसी और बी का एफसीसी लैटिस है, या ए और बी दोनों के एफसीसी लैटिसेस है, या फिर दोनों के बीसीसी लैटिस है। राइट, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन? कि जो हमारे पास एच के एल गिवन है ना, प्लेन्स, ये हमारे पास है मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस और मिलर इंडिसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स होते हैं। दीज आर द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स। राइट, लेट्स से ये हमारे पास जो है एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो कोई प्लेन जो है वो जिन पॉइंट किन्हीं पॉइंट्स पे कट कर रहा है, उन पॉइंट्स से हम क्या लेंगे? इंटरसेप्ट्स लेंगे, और इन इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल से हमें मिलता है मिलर इंडिसेस। और जो मिलर इंडिसेस होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। दे रिप्रेजेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज कि हम किस तरह से डिसाइड करेंगे? बाय लुकिंग एट द मिलर इंडिसेस की जो प्लेन है हमारे पास, या जो क्रिस्टल है हमारे पास, वो बीसीसी लैटिस का है या एफसीसी लैटिस है। राइट, तो इसके लिए हमारे पास कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं। लेट्स नाउ डिस्कस देम। सिलेक्शन रूल्स। तो अगर हमारे पास बीसीसी लैटिस है, बीसीसी लैटिस है, तो उस केस में क्या होगा? जो H प्लस के प्लस एल तीनों मिलर इंडिसेस का सम जो है वो इवन होना चाहिए। अगर तीनों मिलर इंडिसेस का सम इवन है तो हमारे पास लैटिस है बीसीसी। और एफसीसी लैटिस तब होता है जब हमारे पास एच के एल तीनों के तीनों या तो इवन है, या ये तीनों के तीनों ऑड है। तीनों या इवन होने चाहिए या ऑड होने चाहिए, उस केस में हमारे पास जो लैटिस होता है वो होता है एफसीसी। तो ये हमारे पास सिलेक्शन रूल है, सिर्फ हमें इसको ध्यान रखना है, दैट्स इट। कि बीसीसी लैटिस तब होगा जब मिलर इंडिसेस के सम, जो ये प्लेन्स हैं इनके जो मिलर इंडिसेस है उनका सम इवन होगा। एफसीसी तब होगा जब ये तीनों मिलर इंडिसेस या इवन होंगे या ऑड होंगे। अब हम इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं अपने क्वेश्चन में। तो क्या गिवन है? जो क्रिस्टल ए है वो डाइफ्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम 111 एंड 200 प्लेन, बट नॉट फ्रॉम 110 प्लेन। इससे डाइफ्रैक्ट नहीं हो रहा, इन दो से डाइफ्रैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस केस में एच प्लस के प्लस एल निकालते हैं फॉर 111। इस केस में तीनों का सम होगा 3, विच इज ऑड। 3 इज ऑड, दैट मीन्स बीसीसी तो नहीं है, दैट मीन्स ए जो है वो बीसीसी लैटिस तो नहीं है। और अगर हम बात करते हैं एफसीसी की, तो 111 तीनों जो है हमारे पास ऑड है, 200 तीनों जो है हमारे पास इवन है, और 110 इसमें इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब है, क्योंकि ये इस प्लेन को डाइफ्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो इस क्योंकि ये सिर्फ इन जो क्रिस्टल ए है वो सिर्फ इन दो प्लेन्स को डाइफ्रैक्ट कर रहा है, मींस क्रिस्टल ए के पास क्या है? एफसीसी लैटिस है। सो क्रिस्टल ए हैज एफसीसी लैटिस। तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन से रॉन्ग हो जाएंगे जो कहते हैं कि क्रिस्टल ए के पास बीसीसी लैटिस है। राइट, तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि ए की बात करें हम स्पेसिफिकली कि ये बीसीसी है या एफसीसी है, क्योंकि ए में हमारे पास जो तीनों मिलर इंडिसेस हैं वो तीनों जो है या इवन है या ऑड है। राइट, तो अगर हम बात करते हैं अपने क्रिस्टल बी की, बी क्रिस्टल की बात करें तो वो किस प्लेन को डाइफ्रैक्ट कर रहा है? क्रिस्टल बी डाइफ्रैक्ट्स फ्रॉम 110 एंड 200 प्लेन, बट नॉट फ्रॉम 111 प्लेन। तो अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो इनमें H प्लस के प्लस एल, H प्लस के प्लस एल क्या है हमारे पास? 2 and 2, विच इज इवन। राइट, दैट मीन्स जो बी है वो डेफिनेटली कैसा है हमारे पास? ये बी है हमारे पास बीसीसी। और अगर हम इसकी बात करें जिसको ये डाइफ्रैक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे H प्लस के प्लस एल जो है वो हमारे पास 3 है, जो कि है ऑड। राइट, दैट्स वाई कि जो क्रिस्टल बी है वो इसको डाइफ्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हमें पता चला कि ए जो है वो एफसीसी लैटिस है, और जो बी है वो उसके पास क्या है? बीसीसी लैटिस है। मींस द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। और जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। दिस क्वेश्चन वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सिलेक्शन रूल। राइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the second question again from CSIR net. The question states the internal pressure, which is curly U by curly V at constant temperature of a real gas, is related to compressibility factor Z, which is PV bar upon RT, by which of the following expressions? यहाँ पे जो V bar है वो हमारे पास है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक मोल गैस का वॉल्यूम। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रियल गैसेस, तो रियल गैसेस के केस में जो Z होता है वो होता है PV बार अपॉन RT। लेकिन आइडियल गैसेस के केस में जो Z की वैल्यू होती है 1 होती है फॉर आइडियल गैसेस। राइट, सिंस हम रियल गैसेस की बात करें तो हमें Z को ही कंसिडर करना है।
और हमें इंटरनल प्रेशर की बात करनी है। इंटरनल प्रेशर को हमने रिलेट करना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, और इनमें से करेक्ट एक्सप्रेशन को हमने चूज करना है। तो सबसे पहले अगर हम इंटरनल प्रेशर की बात करें, कर्ली यू बाय कर्ली विद कांस्टेंट टेम्परेचर, तो किसने दिया था हमें इंटरनल प्रेशर का एक्सप्रेशन? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट ने हमें इंटरनल प्रेशर बताया था कि होता है टी कर्ली पी बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी, राइट। तो ये हमारे पास होता है एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। हमें क्या करना है, हमें इंटरनल प्रेशर निकालना है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो ये है इंटरनल प्रेशर, राइट साइड पे हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी इस राइट साइड की टर्म की, तो हम P की बात करते हैं, तो हमें इसको यूज करना है Z इज इक्वल्स टू पी वी बार अपॉन आर टी। यहाँ से जो P की वैल्यू आएगी वो आएगी Z आर टी अपॉन वी बार। तो ये तो हो गया हमारे पास P। हमने इस P की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ Z है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की, विच इज कर्ली P बाय कर्ली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इस प्रेशर वाली टर्म को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है और आर तो है हमारे पास गैस कांस्टेंट, तो ये तो हमारे पास आ जाएंगे बाहर डिफरेंशिएशन से, और हमें जेड और टी की इनके प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन करनी है। तो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड वाले की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यूनिटी होगी, प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट वाले के डिफरेंशिएशन कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा कर्ली पी बाई कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, एंड दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखा क्योंकि हमें इंटरनल प्रेशर की बात करनी है, और हमने टेम्परेचर यहाँ पे एज इट इज है, और यहाँ पे इंटरनल प्रेशर क्या होगा, आर अपॉन वी बार जेड प्लस टी कर्ली जेड बाई कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। पी क्या है हमारे पास, जेड आर टी अपॉन वी बार। अब इसको सॉल्व करते हैं, टेम्परेचर को बाहर रखते हैं, और यहाँ से हमारे पास आएगा आर जेड अपॉन वी बार प्लस आर टी अपॉन वी बार कर्ली z बाय कर्ली t एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस z आर टी अपॉन वी बार। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सो हमारे पास आएगा टी आर जेड अपॉन वी बार प्लस आर टी स्क्वायर अपॉन वी बार कर्ली जेड अपॉन कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस जेड आर टी अपॉन वी बार। तो ये दोनों टर्म्स तो हो जाएंगी कैंसल, और हमारे पास क्या आएगा, इंटरनल प्रेशर आर टी स्क्वायर अपॉन वी बार कर्ली जेड अपॉन कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास आ गया इंटरनल प्रेशर। अब हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि हमें ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखो, यहाँ पे हमारे पास है आर टी, ये तो होगा रॉन्ग। इसमें हमारे पास है आर टी, ये भी होगा रॉन्ग। इस ऑप्शन में हमारे पास आर टी स्क्वायर अपॉन वी बार कर्ली जेड अपॉन कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मीन सी ऑप्शन हमारा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा सी, और डी भी रॉन्ग है क्योंकि ये क्या कहता है वी अपॉन आर टी स्क्वायर, so that is wrong. So this is all about this question. Now let's move on to the next. This is the next question again from CSIR Net. The question states the most appropriate reagent to effect the following chemoselective conversion is. Chemoselective means कि अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है और हम सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप पे जो है अपनी रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन होती है। यहाँ पे हमें रिएक्शन गिवन है, राइट। हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा रिएजेंट जो है वो इस रिएक्शन को कैरी आउट कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने इस स्टार्टिंग मटेरियल को देखेंगे। ये है बुक NH OTBDMS OAC, राइट। दिस OAC इज बेसिकली एसिटेट ग्रुप। इसको हम ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज OCOCH3, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, अपने फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी। वहां पे हमारे पास है बुक NH OTBDMS OH। अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा रिएजेंट होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से, हम हर एक फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉक से। जो बॉक होता है हमारे पास वो क्या होता है, ये होता है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल कार्बामेट, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बामेट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, so दिस इज टर्शरी ग्रुप O C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O O, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बामेट, राइट, विच इज बॉक BOC बॉक। और ये कहाँ यूज होता है, ये अमीन्स की प्रोटेक्शन में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ अमीन्स,
राइट कि अमीन्स की प्रोटेक्शन में हम बॉक यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम इस बॉक को अगर हमें डी प्रोटेक्ट करना हो तो हम यूज करते हैं ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड विच इज CF3COOH, और हम यूज कर सकते हैं HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। हम इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं फॉर द डी प्रोटेक्शन ऑफ बॉक। डी प्रोटेक्शन ऑफ बॉक, अगर हम डी प्रोटेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें वापस से अपनी अमीन मिलेगी, राइट। तो इस तरह से हमारा बॉक फंक्शनल ग्रुप काम करता है। सबसे पहली बात, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बामेट, स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये अमीन्स की प्रोटेक्शन में काम आते हैं, और डी प्रोटेक्शन के लिए हम या तो यूज कर सकते हैं ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl। हम अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप की बात करते हैं, विच इज TBDMS, राइट। अगर हम इसकी बात करें TBDMS, तो ये हमारे TBDMSCl बेसिकली, ये हमारे पास क्या होता है कि इसकी हेल्प से हम प्रोटेक्शन करते हैं अल्कोहल की। दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल्स। और अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं, सो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होगी, यहाँ पे है सिलिकॉन, इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, टर्शियरी ब्यूटाइल, दिस इज डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, दिस इज TBDMS। और क्या होता है कि अगर हमारे पास अल्कोहल होती है तो ये जो OH है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करता है, ये लीव करता है, तो ये अल्कोहल्स की प्रोटेक्शन में यूज होती है TBDMSCl, राइट। और अगर हम बात करें कि इसकी डी प्रोटेक्शन की, हाउ वी कैन डी प्रोटेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज डी प्रोटेक्शन, यहाँ मैं लिख रही हूँ डी प्रोटेक्शन ऑफ दिस TBDMSCl। इसकी डी प्रोटेक्शन करनी है अगर हमें, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, TBAF। TBAF क्या होता है, TBAF इज टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, दिस इज N+F नेगेटिव। क्या बोलते हैं हम इसको, टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। तो ये हमारे पास जो होता है डी प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे ROSI डाइमिथाइल और ये टर्शियरी ब्यूटाइल, ये हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन की हुई है। तो अगर हम लेट्स से कि अगर हमारे पास F नेगेटिव है, जो F नेगेटिव है उसका सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो F नेगेटिव इस पे अटैक करता है और ये यहाँ से लीव करता है, तो यहाँ से होगी हमारे पास डी प्रोटेक्शन, क्योंकि सिलिकॉन फ्लोरीन जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इसी वजह से हम डी प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, हम सोर्स ऑफ F नेगेटिव यूज करते हैं, विच इज TBAF। तो यहाँ से डी प्रोटेक्शन होती है। नेक्स्ट हम अपने अगले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, विच इज दिस वन, ये हमारे पास है एसिटेट ग्रुप। बेसिकली क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, इस एसिटेट को हम कन्वर्ट करें अल्कोहल में, तो क्या हो रहा है कि हम एस्टर की क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। सो आई राइट इट है, क्या कर रहे हैं हम, एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस है वो एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है, बेसिक मीडियम में भी हो सकती है। सो आई राइट इट है, क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, क्योंकि एस्टर की हाइड्रोलिसिस से ही हमें जो मिलता है वो मिलता है अल्कोहल। तो ये दो तरह से हो सकती है, एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है, बेसिक मीडियम में भी हो सकती है, बट बेसिक मीडियम में जो हाइड्रोलिसिस होती है वो होती है हमारे पास फास्ट। और अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में, तब भी हो सकती है, बट हम इस केस में एसिडिक मीडियम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने एसिडिक मीडियम यूज किया तो हमारे पास जो बॉक फंक्शनल ग्रुप है इसकी हो जाएगी डी प्रोटेक्शन, जबकि फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें बॉक एज इट इज है, मींस हमने यहाँ एसिड तो यूज नहीं किया। इसका मतलब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो HCl को क्रॉस कर दो और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड को यूज कर दो, को क्रॉस कर दो, बिकॉज यहाँ पे बॉक की डी प्रोटेक्शन नहीं हो रही। TBDMS जो होता है इसकी भी डी प्रोटेक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी डी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं TBAF, मींस टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, तो इसको भी क्रॉस कर दो, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास C, विच इज K2CO3 मिथेनॉल। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेसिक, कैसा है, ये हमारे पास बेसिक मीडियम है। और बेसिक मीडियम में बॉक भी है, बॉक को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिर्फ एसिडिक मीडियम में डी प्रोटेक्ट होता है। TBDMS को भी नहीं पड़ता क्योंकि ये जो है वो सिर्फ F नेगेटिव के प्रेजेंस में डी प्रोटेक्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, और हो क्या रहा है, बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, राइट। सो इस क्वेश्चन के लिए C करेक्ट ऑप्शन है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया कि बॉक क्या होता है, किस तरह से हम प्रोटेक्शन करते हैं, डी प्रोटेक्शन करते हैं। So this is all for this question. Now let's quickly move on to the next. This is the last question. The question says the mechanism involved in the following conversion is. ये हमें conversion दी हुई है कि हमने पिपरीडीन डाला और हमें ये सब जो products मिली तीन, इनमें से कौन सा mechanism है, E2 elimination, E1 syn elimination और E1 CB elimination। तो इसको ध्यान से देखना, हमें क्या given है, पिपरीडीन। पिपरीडीन क्या है हमारा, एक बेस है,
राइट, नाइट्रोजनस बेस है। तो अगर हम बात करें कि बेस का क्या काम होता है, बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटोन लेना, टू एक्सट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटोन। अब हमारे इस सबस्ट्रेट में एसिडिक प्रोटोन कौन सा है, वो हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटोन है ये वाला। द रीजन बीइंग इज कि जब यहाँ से प्रोटोन जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्टिंग स्पीशीज मिलेगी वो हमारे पास होगी, देखो इस तरह से, वो हमारे पास होगी एक एरोमेटिक सिस्टम। हैव अ लुक, यहाँ पे बाकी सारे बॉन्ड्स एज इट इज, जैसे यहाँ से H गया तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, NH PH COOET। राइट, अब यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया तो ये जो सिस्टम है पूरा वो बन जाएगा हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम। राइट, द रीजन बीइंग इज कि सारे जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 4 6 8 10 12 14 14 इलेक्ट्रॉन्स मींस इट इज फॉलोइंग द 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल, मींस पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जिसे हम बोलते हैं हकल रूल। तो ये हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं तो सिस्टम बन जाएगा एरोमेटिक। राइट, जैसे यहाँ से प्रोटोन जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आएगा और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ से जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा नाइट्रोजन पे, क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट देखो वो CO2 है, तो यहाँ से इस तरह से CO2 गैस रिलीज होगी और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा इस तरह से, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आएगा हमारे पास डबल बॉन्ड और ये हमारे पास दूसरी बेंजीन रिंग। अब ये जो सिस्टम है ये हमारे पास स्टेबल सिस्टम है, प्लस हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, बिकॉज क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कि कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है डी, E1CB। द रीजन बीइंग इज कि हमारे पास पहले क्या हो रहा है, पहले बेस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है, जब भी पहले बेस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करती है तो हमारे पास बनता है कार्बन आयन, और अगर कभी भी कार्ब अनायन बन रहा है तो मैकेनिज्म इज डेफिनेटली E1CB। राइट, तो हमारे पास मैकेनिज्म होगा E1CB। लेकिन अगर हमारे पास जो बेस है वो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और लिविंग ग्रुप सेम स्टेप में निकल रहा है, मींस अगर ये वन स्टेप मैकेनिज्म है तो वो होगा E2 एलिमिनेशन, मींस अगर ये कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होता तो होता E2 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन तब होता है जब हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। राइट, मींस पहले लिविंग ग्रुप निकलता है और फिर बेस जो है वो प्रोटोन को लेता है, तो ये होता है हमारे पास E1CB मैकेनिज्म। तो E1 एलिमिनेशन तो ये भी नहीं है, E2 एलिमिनेशन भी नहीं है, सिन एलिमिनेशन बहुत ही सिलेक्टेड सिस्टम्स में होती है तो वो भी यहाँ पे नहीं है, और वो हीटिंग की प्रेजेंस में होते हैं तो वो यहाँ पे नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास E1CB एलिमिनेशन, क्योंकि हमारे पास पहले कार्बनाइन बन रहा है, द रीजन इज एरोमेटिसिटी। क्योंकि हमारे पास जब कार्बन आयन बनेगा तो सिस्टम हो जाएगा एरोमेटिक, मींस हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। दैट्स वाई कि ये जो सिस्टम है वो हाईली प्रेफरेबल है, ये जो रिएक्शन है, ये जो कार्बन आयन का बनना है, ये हाईली प्रेफरेबल है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, और इस तरह से हमने तीनों प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन किया। एंड सो ये हमने इतने क्वेश्चंस कवर किए आज की वीडियो में। दिस इज ऑल अबाउट today's video. I hope कि आपको ये वीडियो क्लियर होगी। If you guys like our video then please subscribe to our channel. Thank you so much.